वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल माय फ्रेंड्स। आई रोहित केशवानिया, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा आप यहां देख रहे होंगे, आज हम चर्चा करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के ऊपर। और साथ में ये भी आपको मैं बता दूं, आज ये हमारा आखिरी सेशन रहने जा रहा है इस टॉपिक का, क्योंकि इससे और पहले हम ऑलरेडी 2 वीडियो क्या है इसकी बना चुके हैं, जिसमें हमने सेल साइकिल के बारे में पढ़ा था और साथ में माइटोसिस के बारे में भी हमने पढ़ा और उसके एमसीक्यू हमने प्रैक्टिस किए। अगर आप वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज जो वीडियो हमारी जो होगी वो होगी मियोसिस, और साथ में हम उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करेंगे। तो बिना देर के हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि व्हाट इज क्वेश्चन जो सबसे पहले अराइज होता है वो यही है कि व्हाट इज मियोसिस, कि भी मियोसिस क्या होता है। तो हम कहेंगे यहाँ पर कि इट इज द डिवीजन ऑफ ए डिप्लॉयड जर्म सेल्स that reduces the chromosome number by half, forming haploid daughter cells, मतलब gametes, it occur during the gametogenesis। सबसे पहली लाइन में आपको ये चीजें क्लियर हो गई कि जो मियोसिस प्रोसेस है वो किस में होता है, गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जहां पर डिप्लॉयड सेल से क्या बनते हैं, हैप्लॉयड सेल्स की फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाती है। और यहाँ जो क्रोमोजोम नंबर है वो क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। रिड्यूस हो कितने होंगे, तो हम कहेंगे डिप्लॉयड से क्या हो जाते हैं, हैप्लॉयड हो जाते हैं। और मैं आपको यह भी बता दूं, जितने भी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ये हैप्लॉयड फेज क्या है आपको देखने को मिल जाएगी। और उसके बाद जब गैमेट की फॉर्मेशन हो जाती है तो उसके बाद क्या होगा जी, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या करता है, दोबारा से रिस्टोर कर देता है डिप्लॉयड फेज को। तो अब चलते हैं यहाँ पर की फीचर्स के बारे में बताता हूं मैं मियोसिस। तो मियोसिस के अंदर आपको 2 साइकिल देखने को मिलेंगी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ मैं आपको बता दूं, कुछ आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा इनको याद रखने के लिए। तो यहाँ पर जो 2 साइकिल्स हैं उनमें सबसे पहली जो साइकिल है उसको हम बोलेंगे मियोसिस 1, जिसको हम रिडक्शन डिवीजन के नाम से हम जानते हैं। और वहीं दूसरी तरफ है मियोसिस 2, जिसको हम इक्वेशनल डिवीजन के नाम से जानेंगे। याद रखिएगा, बट ओनली ए सिंगल साइकिल ऑफ ए डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान केवल सिंगल साइकिल क्या है आपको यहां पर देखने को मिलेगी। और इट ऑन इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। यहां आपको मियोसिस के अंदर क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग देखने को मिलेगी। इसके अलावा रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में क्या देखने को मिलेगा, तो हम कहेंगे यहां पर रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। और जब रिकॉम्बिनेशन होगा उसके बाद क्या है, तो हम कहेंगे मियोसिस फर्स्ट क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है आफ्टर रेप्लिकेशन ऑफ द पेरेंटल क्रोमोसोम्स फ्रॉम द आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स एट एस फेज। मतलब एस फेज के अंदर यहां जैसे ही आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स की फॉर्मेशन हो जाएगी तो उसके तुरंत बाद मियोसिस फर्स्ट क्या है, स्टार्ट हो जाती है। 4 हैप्लॉयड सेल्स क्या है आपको यहाँ पर मियोसिस सेकंड के एंड पर आपको देखने को मिलेंगे। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ये मान लीजिए आपके पास ये सेल साइकिल मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, यहाँ पर फेजेस दिखाऊंगा मैं आपको। यहाँ है हमारे पास G1 फेज, यहाँ है S फेज, यहाँ है G2 फेज, और यहाँ पर M1 मतलब मियोसिस 1 और मियोसिस 2 ये आपको देखने को मिलेगा। तो G1 फेज में अगर मान लीजिए आपके पास क्रोमोसोम नंबर क्या है, 2C है, तो यहाँ S फेज में क्या हो जाएगा जी, 4C हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ क्रोमैटिड की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और G2 के अंदर क्या हो जाएगा, 4C एज इट इज रहेगा। अब होगा जी मियोसिस 1। तो मियोसिस 1 में ये 4C से क्या हो जाएंगे भाई, 4C से हो जाएंगे 2C और 2C, मतलब 2 सेल बनेंगे यहाँ पे, 2C 2C होगी। उसके बाद ये फिर दोबारा से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर इक्वेशनल डिवीजन आपको देखने को मिलेगा। मतलब 2C अमाउंट क्या है आपको सभी की देखने को मिल जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी मियोसिस की हम बात करें तो यहाँ पर एक पेरेंटल सेल से 4 डॉटर सेल्स क्या है, फॉर्म होती हैं। और वहीं माइटोसिस के अंदर एक सेल से केवल और केवल 2 डॉटर सेल्स की ही फॉर्मेशन क्या है आपको देखने को मिलती है। बट मेजर डिफरेंस यही है कि वही मियोसिस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाते हैं। और वहीं माइटोसिस की अगर मैं बात करता हूं तो वहां पर क्रोमोसोम नंबर एज इट इज रहते हैं, उनमें कोई चेंजमेंट आपको देखने को नहीं मिलता है। अब मियोसिस 1 में भी हम यहाँ पर प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 और बीच में आ जाता है यहाँ पर साइटोकाइनेसिस। बीच में आता है यहाँ पर सॉरी इंटरफेज बोलेंगे, साइटोकाइनेसिस नहीं। कौन सा फेज आ जाएगा, तो हम कहेंगे यहाँ पर हम पढ़ेंगे इंटरफेज। ये बहुत ही शॉर्टेस्ट क्या है, फेज क्या है आपको देखने को मिलता है। यहाँ सेंट्रियोल क्या होता है, डुप्लीकेट होता है। मतलब सेंट्रियोल बोलो या सेंट्रोजोम बोल लीजिए, ये क्या होता है यहाँ पर डुप्लीकेट होता है।
उसके बाद मियोसिस सेकेंड, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, फिर देन टेलोफेज सेकेंड, और उसके बाद क्या होता है यहाँ पर न्यू सेल्स क्या हो जाती है, फॉर्म हो जाती है। अब देखेंगे एक एक करके सभी फेजेस के बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। तो मियोसिस 1 आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो मियोसिस 1 के बारे में बताता हुआ चलूं, प्रोफेज 1 ये सबसे बड़ा फेज क्या है आपको देखने को मिलता है मियोसिस 1, और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो प्रोफेज 1 है ना, इसके अंदर आपको 5 एक्स्ट्रा फेजेस और देखने को मिलते हैं, जिसमें क्रोमोसोमल बिहेवियर क्या है आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। क्रोमोसोमल बिहेवियर आपको अगर देखनी है तो प्रोफेज 1 में ही आपको देखने को मिलेगी। और मैंने इसको याद करने का तरीका किया था कि प्रोफेज 1 में भी जो फेजेस होते हैं ना, उसमें हम याद कर सकते हैं लेजी पड़ोसी, लेजी पड़ोसी। तो L फॉर लिप्टोटीन, Z फॉर जाइगोटीन, P फॉर पैकेटीन, T फॉर डिप्लोटीन और D फॉर डाइकाइनेसिस। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। देखो ये याद करने का है, किसी को मतलब परेशान वो करने का नहीं है। मतलब लेजी पड़ोसी हम याद कर सकते हैं, या फिर लेजी पंडित याद कर सकते हैं, कुछ भी मतलब जो भी आपको लगे, जो ट्रिक बना सकते हो, बिनोमिक बना सकते हो, उस तरीके से आप इसको याद कर लीजिएगा। क्योंकि ये स्टेप्स क्या होते हैं, बिल्कुल मतलब सीक्वेंस में होते हैं, इनमें कोई चेंजमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब अगर लिप्टोटीन है तो उसके बाद जाइगोटीन ही होगा, ऐसा नहीं कि लिप्टोटीन के बाद पैकेटीन आ जाएगा, पैकेटीन के बाद डिप्लोटीन, ऐसे नहीं हुआ। मतलब ये बिल्कुल सीक्वेंस में आपको याद रखना है। तो ये जो फेजेज हैं यहाँ पर, ये सारे के सारे क्रोमोसोमल बिहेवियर के ऊपर क्या है, बेस्ड है। सबसे पहला है लिप्टोटीन, फिर जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, और फिर लास्ट में क्या होता है, डाइकाइनेसिस। तो इनमें क्या क्या चेंजमेंट आपको देखने को मिलेगी मियोसिस 1 के अंदर, प्रोफेज 1 में, तो वो देखिएगा। लिप्टोटीन, इसको लेप्टोनीमा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ जो क्रोमेटिन जो फाइबर्स है ना, वो बहुत ही लंबे लंबे स्लेंडर क्रोमोसोम्स की फॉर्म में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। और न्यूक्लियस क्या हो जाता है यहाँ पर, एनलार्ज हो जाता है। न्यूक्लियस क्या हो जाता है यहाँ पर, एनलार्ज हो जाता है, ये आपको याद रखना है। नंबर दूसरा जाइगोटीन, जाइगोटीन को हम जाइगोनीमा के नाम से जानते हैं। और यहाँ मैं आपको बता दूं, जो क्रोमोसोम्स है ना, वो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। सिमिलर जो क्रोमोसोम्स हैं वो पेयरिंग करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब साइनेप्सिस हो जाएगी वहां पर, क्योंकि यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है जिसको हम साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। और ये जो पेयर्ड क्रोमोसोम्स हैं इनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम के नाम से जानेंगे, और ये पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम को हम बाइवेलेंट कहेंगे। देखिए इन सभी को समझने के लिए मैं एक बार आपको यहाँ 1 मिनट दीजिएगा मुझे, एक ब्लैंक पेज पे आपको समझाता हूँ। यहाँ देखिए पीछे मैंने कहा कि यहाँ प्रोफेज 1 है। इस प्रोफेज 1 के अंदर आप सबसे पहले देखेंगे लिप्टोटीन। तो लिप्टोटीन में आपको क्या नजर आएगा, लिप्टोटीन में आपको यहाँ पर जैसे में ये मान लीजिए, ये अंदर आपको क्या है, ये है जी क्रोमोसोम, यहाँ ये न्यूक्लियस है, और ये आपको जो पता ही है, इसको हम क्या नाम देंगे, सेंट्रोजोम। ठीक है जी। यहाँ जो क्रोमोसोम है ये थोड़े कुछ इस तरीके से लंबे लंबे क्या है आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे, ऐसे। ठीक है, इस तरीके से क्रोमोसोम्स क्या है आपको लिप्टोटीन के अंदर देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद जो स्टेज स्टार्ट होती है उसको हम बोलते हैं जी जाइगोटीन। क्या नाम देंगे, जाइगोटीन। और इस जाइगोटीन के अंदर क्या है कि इस तरीके से ये आप दिखा सकते हैं, इस तरीके से ये क्या है, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगी, जो कि रप्चर होने लग रही है। इसके अलावा ये सेंट्रोजोम है जो मैंने अभी ड्रॉ किए हैं। यहाँ देखिएगा तो इस प्रकार से ये जो क्रोमोजोम है, 2 क्रोमोजोम जो कि बिल्कुल सिमिलर हैं, वो नजदीक नजदीक आ जाते हैं, और इनके बीच में ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्या होता है, ड्रॉ हो जाता है। इसको हम क्या नाम देते हैं, तो हम नाम देंगे इसको साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स नाम हम देंगे। ठीक है जी, एक तो ये याद होगा। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, साइनेप्सिस। क्या बोलेंगे जी, साइनेप्सिस। क्यों, क्योंकि यहाँ होमोलोगस क्रोमोसोम क्या कर रहे हैं, पेयरिंग कर रहे हैं। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम आपको देखने को मिलेगा, जो कि बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स क्या है आप बोल सकते हैं। बाइवेलेंट क्यों है, क्योंकि दोनों क्रोमोसोम यहाँ पर बिल्कुल सेम है, सिमिलर है। और यहाँ टेट्राड क्रोमेटिड्स की अगर बात करें तो क्रोमेटिड्स कितने होंगे, 1 2 3 और 4, मतलब 4 क्रोमेटिड आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब अगर क्रोमेटिन की, अगर आपसे क्रोमेटिड के फॉर्म में अगर पूछे तो आप कहेंगे टेट्राड, और अगर क्रोमोसोम्स के बारे में पूछे तो आप कहेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम, जो कि बाइवेलेंट की फॉर्म में क्या है आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको।
इसके बाद मैं आपको बताता हुआ चलूं, फिर जो स्टेज स्टार्ट होती है वो है जी पैकिटीन, इसको बोलते हैं पैकीनेमा। पैकीनेमा हम बोलते हैं इसको। कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो थोड़ा सा लंबा फेज क्या है आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा प्रोफेज 1 के अंदर ही। बाइवेलेंट जो क्रोमोसोम्स हैं ये स्प्लिट हो जाते हैं इनटू सिमिलर क्रोमैटिड्स। दिस स्टेज इज कॉल्ड द टेट्राड्स, और इस स्टेज को हम टेट्राड कहते हैं। और यहाँ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल अपीयर हो जाता है और क्रॉसिंग ओवर भी आपको यहाँ देखने को मिलती है। और यहाँ पर क्या होगा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या है होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी। क्रॉसिंग ओवर देखो कुछ इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए ये क्रोमोसोम्स हैं, बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स हैं, ये मैंने आपको यहाँ डायरेक्ट ड्रॉ करके दिखाया। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर ये क्या है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम। रिकॉम्बिनेज एंजाइम ने क्या किया, इन होमोलोगस क्रोमोसोम्स को, होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स को जोड़ने का काम किया। और यहां जोड़ने का काम किया तो इसका मतलब यहां जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। तो इसी कंडीशन को क्या कहा जाता है, क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। इसलिए कहते हैं ना कि 50% जो करेक्टर हैं वो फादर के हैं, 50% क्या है मदर के हैं। वो क्यों है, क्योंकि वो इस तरीके से क्या है आपको चेंजमेंट देखने को मिलेगी। अब जो रिकॉम्बिनेशन है यहां पर क्या है, कंप्लीट हो जाती है एट द एंड ऑफ द पैकेटिंग। अब इसके बाद जो स्टेज स्टार्ट होगी उसको हम बोलेंगे डिप्लोटीन या फिर डिप्लोनेमा बोल सकते हैं। यहां इनके बीच में जो ये साइनेप्टोनिमल जो कॉम्प्लेक्स होता है ना, ये डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब ये धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब ये धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पर जो रिकम्बाइंड जो होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स आपको देखने को मिल रहे हैं वो बाइवेलेंट जो क्रोमोसोम्स है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे फ्रॉम ईच अदर। लेकिन जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुई है वहां से वो अलग नहीं होंगे। और ये एक्स शेप की जो स्ट्रक्चर आपको जो नजर आएगी इसको हम कियासमेटा के नाम से जानते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से आप देखें, ये आप देखें इस तरीके से, ये यहां पर एक्स शेप स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ये एक्स शेप स्ट्रक्चर क्या है आपको डिप्लोटीन कंडीशंस, डिप्लोटीन में क्या है आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपसे पूछे कि एक्स शेप स्ट्रक्चर कहां होता है तो डिप्लोटीन। क्रॉसिंग ओवर कहां होता है तो आप कहेंगे जी पैकेटीन के अंदर होता है। आपसे पूछे कि बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स कहां देखने को मिलेंगे तो आपका जवाब होगा कि ये होगा जी जाइगोटीन के अंदर। अच्छा, साइनेप्सिस कहां होती है, जाइगोटीन के अंदर। आपसे कहें कि कंडेंसेशन स्टार्ट कब हो जाती है तो आप कहेंगे जी ये लिप्टोटीन में ही स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब आपको ये बता दूं कि डिप्लोटीन के अंदर कुछ oocytes होते हैं, सम वर्टिब्रेट्स, तो डिप्लोटीन लगभग महीनों सालों तक क्या है एज इट इज रहती है। डिप्लोटीन कंडीशंस में क्या हो जाते हैं वो सर्ज हो जाते हैं कुछ समय के लिए, और जैसे ही वो प्यूबर्टी वगैरह अटेंड करते हैं तो उसके बाद ये क्या हो जाते हैं एक्टिव हो जाते हैं। फिर आता है डाइकाइनेसिस। तो देखिए आपने देखा कि प्रोफेज 1 में कितने फेजेज हुए, 5 फेज हुए। लिप्टोटीन मैंने कहा कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे और न्यूक्लियस एनलार्ज हो जाता है। फिर सेकंड मैंने आपको क्या बताया, जाइगोटीन। जाइगोटीन में मैंने कहा कि साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की वजह से दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में नजदीक नजदीक आ जाते हैं और बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स आपको वहां देखने को मिल जाते हैं और उस प्रोसेस को साइनेप्सिस भी कहा जाता है। फिर इसके बाद पैकेटीन बताया, तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड आपस में क्या करती है भाई, वहां पर क्रॉसिंग ओवर करती है। तो रिकॉम्बिनेज एंजाइम क्या होता है वहां पर रिस्पॉन्सिबल होता है। नंबर 4 आ जाता है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या है कि जो क्रोमोसोम है होमोलोगस क्रोमोसोम वो क्या है दूर दूर जाने लगते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या करने लगता है वहां पे डिसोल्यूशन होना स्टार्ट हो जाता है, डिसोल्व होना स्टार्ट हो जाता है। और वहां पे लास्ट में टर्मिनल पोजीशन पे एक्स शेप स्ट्रक्चर क्या है आपको देखने को मिलेगा जिसको हम कियासमेटा के नाम से जानते हैं। और ये भी बताया मैंने कुछ वर्टिब्रेट्स के अंदर डिप्लोटीन लगभग महीनों या फिर सालों तक क्या है आपको देखने को मिल सकती है। लास्ट आता है डाइकाइनेसिस। तो डाइकाइनेसिस का मतलब होता है टर्मिनलाइजेशन ऑफ द कियासमेटा। यहाँ जो क्रोमोसोम्स है ना पूरी तरीके से फुल्ली कंडेंस क्या है आपको देखने को मिलेंगे डाइकाइनेसिस में। और यहाँ मियोटिक जो स्पिंडल फाइबर है ये ओरिजिनेट होने लग जाती है पोल से, और होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स है वो सेपरेट होना यहाँ पर मतलब सेपरेट नहीं होते हैं, एक प्रकार से प्रिपेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम अब क्या होंगे, सेपरेट होंगे। न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवेलप पूरी तरीके से क्या हो जाती है इस स्टेज के अंदर डिसअपीयर हो जाती है। ठीक है भाई, ये चीजें क्लियर हो गई होंगी आप सभी को। इसके बाद आता है, एक मिनट देखिए, डाइकाइनेसिस हो गया, इसके बाद है हमारे पास मेटाफेज 1। क्यों, क्योंकि प्रोफेज 1 आपको बताया ना कि बहुत ही बड़ा फेज आपको देखने को मिलता है। प्रोफेज 1 में भी सबसे बड़ा कौन सा है, पैकेटीन है, ये भी आपको याद रखना
भाई प्रोफेज 1 के बाद जो स्टेज स्टार्ट होती है उसको बोलते हैं मेटाफेज 1। यहां क्या होगा, स्पिंडल फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है। अब स्पिंडल फाइबर की जो फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी, तो इसका मतलब जो क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन करेंगे, और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं फ्रॉम द स्पिंडल अटैच टू ए पेयर ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ये डायग्राम देखिए आप यहाँ पर, जैसे मान लीजिए ये सेल है, यहाँ पर ये सेंट्रोजोम आप बोल सकते हैं, ये आपको नजर आएगा होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, इस तरीके से। ये होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है आपको देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। ये यहाँ पर इस तरीके से स्पिंडल फाइबर क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। स्पिंडल फाइबर क्या हो जाते हैं, यहाँ पर अटैच हो जाते हैं विद द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये कंडीशन है जी मेटाफेज 1 की। और वहीं अगर मैं बात करता हूं एनाफेज 1 की, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये जो होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स है ना, ये सेपरेट हो जाएंगे, और वहीं सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पर एसोसिएट हो जाएंगे किसके साथ, देयर सेंट्रोमियर्स के साथ। ये भी आपको याद रखना है। मैंने क्या कहा, मेटाफेज 1 के अंदर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जितने भी जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्मेटा के तुरंत बाद ये क्या है, इनके साथ स्पिंडल फाइबर जाके अटैच होना स्टार्ट हो जाता है। स्पिंडल फाइबर जैसे ही अटैच होगा, और ये स्पिंडल क्या करते हैं, ये इक्वेटर लाइन के ऊपर इन सभी होमोलोगस क्रोमोसोम्स को क्या करेंगे, अलाइन करेंगे, जिसको हम डबल मेटाफेजिक प्लेट के नाम से भी जानते हैं। फिर उसके बाद आता है एनाफेज 1। एनाफेज 1 में क्या होगा कि जो होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, वहीं सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होते हैं, रिमेन एसोसिएटेड विद द सेंट्रोमियर्स। ध्यान रखिएगा, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर आता है टेलोफेज 1। टेलोफेज 1 की अगर मैं बात करूं तो यहां क्या होगा कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, या मैं कहूं इसके अलावा न्यूक्लियोलस भी जो है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस दोबारा से रीअपीयर हो जाती हैं, और दो हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियाई क्या है यहाँ पर फॉर्म हो जाती है, जिस प्रोसेस को हम डायड कहते हैं। जब साइटोकाइनेसिस होती है, कई बार साइटोकाइनेसिस हो भी जाती है और कई बार नहीं भी होती है, ध्यान रखना इस चीज का। और इसके तुरंत बाद क्या है, शॉर्टेस्ट इंटरफेज क्या है आपको देखने को मिलेगा, मियोसिस। इंटरफेज के बाद तुरंत क्या आपको देखने को मिलेगा, मियोसिस 2 देखने को मिलेगा। तो ये शॉर्ट स्टेज है, दो मियोटिक डिवीजन के बीच में आपको देखने को मिलती है, उसको इंटरकाइनेसिस कहा जाता है। यहाँ डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होती है, यहाँ केवल और केवल सेंट्रियोल क्या होते हैं, या मैं कहूँ सेंट्रोजोम क्या होते हैं, डुप्लीकेट होते हैं। मैं यहाँ पर बोल सकते हैं कि यहाँ पर वो डबल हो जाते हैं, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास यहाँ स्टार्ट हो जाता है मियोसिस सेकंड। अब मियोसिस सेकंड में क्या होगा, तो ये बिल्कुल हूबहू माइटोसिस जैसे आपको देखने को मिलेगा। अब मैंने माइटोसिस क्यों बोला, क्योंकि ये इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, यहाँ पर डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पर इसको इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है। मियोसिस 2 को किस नाम से जानेंगे हम, तो हम कहेंगे इसको हम इक्वेशनल डिवीजन कहेंगे। क्या नाम देंगे, इक्वेशनल डिवीजन के नाम से इसको हम जानेंगे, ठीक है जी। अब देखिए इसके अंदर आएगा प्रोफेज सेकंड। ये इनिशिएट होता है इमीडिएटली आफ्टर द साइटोकाइनेसिस। तुरंत अगर मान लीजिए कि एक सेल से दो सेल जो बन चुकी हैं, तो तुरंत उसके बाद प्रोफेज सेकंड स्टार्ट होगा। यहाँ क्रोमोसोम्स क्या हो जाए, दोबारा से कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, इट मींस कि कंडेंस हो जाएंगे। न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाएंगे दोनों न्यूक्लियाई के अंदर। फिर उसके बाद होगा जी मेटाफेज सेकंड। यहाँ क्रोमोसोम अलाइन करेंगे एट ए इक्वेटर, और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो कि अपोजिट पोल्स पर हैं, वो स्पिंडल को क्या करेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड के साथ अटैच कराएंगे, क्योंकि वहां पे काइनेटोकोर्स क्या है आपको देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए ये क्रोमोसोम्स है, ठीक है, ये क्रोमोसोम है और यहाँ ये काइनेटोकोर। इस काइनेटोकोर के साथ स्पिंडल फाइबर क्या होंगे, यहाँ पर जाके अटैच हो जाएंगे मेटाफेज सेकंड के अंदर, और अटैच होने के तुरंत बाद ये इक्वेटोरियल प्लेट क्या है यहाँ पर फॉर्म करेंगे। उसके बाद आएगा एनाफेज सेकंड। तो मेटाफेज सेकंड के तुरंत बाद आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ स्प्लिटिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। सेंट्रोमियर क्या होंगे, स्प्लिट होंगे दोनों क्रोमोसोम्स के, और याद रखिएगा कि दे मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल बाय शॉर्टनिंग ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच्ड टू द काइनेटोकोर। तो यहाँ धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे जो यहाँ माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो छोटे होने स्टार्ट हो जाते हैं। जब वो छोटे होने स्टार्ट होंगे तो इसका मतलब कि जो क्रोमैटिड्स है ना वो कहाँ जाने स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप कहेंगे सेंट्रोमियर के पास, क्या सॉरी सेंट्रोजोम के पास जाना स्टार्ट हो जाएगा। फिर लास्ट में क्या होगा, टेलोफेज सेकंड। इस ग्रुप में क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स है दोबारा से यहाँ पर डीकंडेंस होगा, और यहाँ जो क्रोमोसोम्स हैं वो दोबारा से डीकंडेंस होकर क्या बन जाएंगे, क्रोमैटिन थ्रेड की फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप हो जाएगा,
और साइटोकाइनेसिस यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब 2 सेल्स जब यहाँ पे फिर दोबारा से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 4 सेल्स की फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी, मतलब 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स क्या है आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है भाई हमारे पास जो छोटा सा एक टॉपिक है, इसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द मियोसिस। किस लिए जरूरी है भाई मियोसिस? तो आप कहेंगे एक तो सर ये कंजर्व करके रखता है द क्रोमोसोम्स नंबर ऑफ ईच स्पीसीज, मतलब हर स्पीसीज के अंदर क्रोमोसोम नंबर को कंजर्व करने का काम मियोसिस का है। दूसरा क्या है, ये जेनेटिक वेरिएशन भी कॉज करने का काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर, और ये भी पता है ना क्रॉसिंग ओवर कॉज कहाँ हुई थी, पैकेटीन के अंदर, प्रोफेज 1 के पैकेटीन स्टेज के अंदर क्या है क्रॉसिंग ओवर आपको देखने को मिलेगा। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इवोल्यूशन के लिए, मतलब जो नए नए जो स्पीसीज जो अराइज हो रहे हैं हमारी अर्थ के ऊपर, उसके लिए ये मियोसिस बहुत ही जरूरी है। अभी स्ट्रक्चर से थोड़ा सा देख लीजिएगा, थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पर देखिए, यहाँ जीवन स्टेज के तुरंत बाद देखिए प्रोफेज 1, प्रोफेज 1 में आपको लंबे लंबे क्रोमोसोम्स आपको नजर आ रहे होंगे, नजदीक नजदीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि क्रॉसिंग ओवर भी आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, लेकिन प्रोफेज 1 में आपको सारी स्टेजेस आपको देखने को नहीं मिली, जिसके अंदर अलग अलग फेजेस क्या है आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि लिप्टोटीन, जाइगोटीन, है ना। फिर उसके बाद पैकेटीन, वैसे तो मैंने सारा का सारा बता दिया आपको, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। फिर आता है मेटाफेज 1, यहाँ होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, डबल मेटाफेजिक प्लेट यहाँ पर क्या होती है, फॉर्म होती है, स्पिंडल फाइबर जाके अटैच हो जाते हैं। फिर क्या होता है, स्प्लिटिंग होती है भाई, होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ पर सेपरेट हो जाते हैं, और जब ये सेपरेट हो जाते हैं तो इस फेज को हम बोलते हैं एनाफेज 1। और तुरंत उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर साइटोकाइनेसिस होती है, तो यहाँ पर डायड मतलब 2 सेल्स क्या है आपको देखने को मिल जाएगी। टेलोफेज के तुरंत बाद आपको क्या है, ये 2 सेल्स क्या है आपको देखने को मिलेंगी, और यहाँ जो क्रोमोसोम्स हैं वो हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स में क्या हो चुके होते हैं, डिवाइड हो चुके होते हैं। और ये देखो थोड़ा सा आपको ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पर देखो ये रेड कलर है, यहाँ पिंक कलर है, तो इसका मतलब यहाँ क्रॉसिंग ओवर भी क्या है आपको देखने को मिल गई। तो ये क्रॉसिंग ओवर कहाँ हुई है, प्रोफेज 1 में, प्रोफेज 1 में भी कहाँ, पैकेटीन के अंदर, ये याद रखिएगा भाई। इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे फिर ये स्टार्ट हो जाता है इंटरकाइनेसिस के तुरंत बाद प्रोफेज 2। प्रोफेज 2 में क्या होगा, स्पिंडल फाइबर दोबारा से जाके अटैच हो जाएंगे किसके साथ, क्रोमोसोम के साथ। फिर उसके बाद क्या होगा, तो हमने कहा मेटाफेज 2, तो मेटाफेज 2 के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये स्ट्रेच होंगे, जब स्ट्रेच होंगे तो इसका मतलब ये सारे के सारे क्रोमोसोम कहाँ अलाइन करेंगे, तो आप कहेंगे मेटाफेजिक प्लेट पर क्या करेंगे, अलाइन करेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम, स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, तो इसका मतलब या मैं बोल सकता हूँ स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, है ना, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर आपको देखने को मिलेगा, जिस वजह से ये आपको क्रोमोसोम अलग अलग आपको होते हुए दिखाई देंगे। और टेलोफेज के अंदर क्या होगा, ये सारे के सारे वापस डिकंडेंस हो जाएंगे, और फिर यहाँ पर 4 सेल्स क्या है आपको देखने को मिलेंगे। कितनी सेल्स देखने को मिलेंगी, 4 सेल्स क्या है आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। तो इसका मतलब एक सेल से कितनी सेल बन गई हैं, 4, और 4 जो सेल्स बनी उनका नेचर कैसा है, हैप्लॉइड। अच्छा, जो स्टार्टिंग में जो सेल्स थी उसका नेचर कैसा था, डिप्लॉइड था। तो इतना याद रखना है, इससे ज्यादा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। और ये भी आपको बता दूं कि एचपीएससी स्क्रीनिंग एग्जाम के अंदर यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा भी गया था माइटोसिस और मियोसिस का, और बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लेकिन टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। बिना टाइम के क्वेश्चंस क्या नहीं है, कंप्लीट नहीं हो पाते। तो बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, इस क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा लिखने की कोशिश की है, और जब ज़्यादा लिखने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब एक ही क्वेश्चन हो पाएगा, बाकी क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। तो अब हम यहाँ पर जो चर्चा करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन आंसर्स की, और मैं आपको बताता हुआ चलूँ, यहाँ मैं आपको जो क्वेश्चन आंसर्स अभी फिलहाल कराऊंगा वो लगभग 15 या 20 के आसपास क्या है क्वेश्चन आंसर्स होंगे, और वो प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर मान लीजिए ये क्वेश्चंस आपके हो गए तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बन जाएगा, मतलब आपको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको यहाँ पर सारे के सारे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं मैं आपको विद एक्सप्लेनेशन क्या है आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कल कुछ क्वेश्चन हमारे रह गए थे, मैंने कहा था कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन आपको जो नजर आ रहे हैं ये मतलब मियोसिस से है, और मैंने इनको नहीं कराया था, तो मैं आपको बता दूं आज मैं इन क्वेश्चंस को करा रहा हूँ। तो सबसे पहला आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा द स्टेज ऑफ मियोसिस वेयर सेंट्रोमियर डिवाइड्स। आपको याद करना है, ये बताना है कि भाई मियोसिस की वो कौन सी स्टेज है जहां पर सेंट्रोमियर डिवाइड करते हैं पहली बार, एंड ओनली वन टाइम, और एक ही बार होता है ऐसा।
इंश्योरिंग सेपरेशन ऑफ द डॉटर क्रोमोसोम्स अकर इन। तो मैंने आपको बताया था कि स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर कौन से फेज में होती है, एनाफेज में होती है, 1 में होगी या 2 में होगी। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, यहां पर डिवाइड करते हैं एनाफेज 1 में, लेकिन जब सेंट्रोमियर की बात आ जाए तो आप कहेंगे एनाफेज सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज टर्मिनलाइजेशन अकर। तो आपको देखना है कि टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियासमेटा किसके अंदर देखने को मिला था। मैंने लेजी प्रोसी बताया था, LZPDD है ना। तो आप देखें टर्मिनलाइजेशन तो आपने लास्ट में देखा था, जिसका हमने बोला था 11th का क्या, डाइकाइनेसिस। क्या बोला था, डाइकाइनेसिस। मतलब टर्मिनलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग कियासमेटा टुवर्ड्स द एंड्स ऑफ द क्रोमोसोम्स व्हिच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द डाइकाइनेसिस ऑफ द मियोसिस 1। ठीक है भाई, क्लियर हो गया होगा आप सभी को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, लैम्ब्रूस क्रोमोसोम्स आर एक्चुअली, लैम्ब्रूस क्रोमोसोम्स एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, जो लैम्ब्रूस क्रोमोसोम है, लैम्ब्रूस क्रोमोसोम, इसका जो आंसर होगा वो होगा डीकंडेंस्ड डिप्लोटीन क्रोमोसोम को कहा जाता है। डीकंडेंस्ड डिप्लोटीन क्रोमोसोम्स को कहा जाता है लैम्ब्रूस क्रोमोसोम। और आपसे अगर कोई पूछ ले कि ये कब होता है, जब आरएनए सिंथेसिस होती है उस दौरान क्या है, आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें, इन टेट्राड क्रॉसिंग ओवर डज नॉट टेक्स प्लेस बिटवीन। तो क्रॉसिंग ओवर किसमें नहीं होती, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ आउटर ग्रुप, बिल्कुल सही, यहां नहीं होती। ठीक है, सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ डायड, यहां पर भी क्रॉसिंग ओवर देखने को नहीं मिलेगी। आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट नॉन सिस्टर क्रोमैटिड यहां भी नहीं होती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑल ऑफ दीज आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स रिजेंबल ईच अदर एक्सेप्ट इन द केस ऑफ। देखो होमोलोगस जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है ना, वो बिल्कुल एक दूसरे के क्या होता है, रिजेंबल होते हैं, लेकिन कौन सी केस में नहीं होते, शेप एंड साइज, नंबर ऑफ जीन्स ऑन देम, एलील्स ऑन द सेम लोकाई, या फिर आप कहेंगे ऑल ऑफ दीज। तो आप कह सकते हैं कि एलील्स ऑन द सेम लोकाई ये नहीं होते, और बाकी सब क्या है, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में आपको देखने को मिल जाएगा। शेप और साइज होमोलोगस हो सकता है, नंबर ऑफ जीन्स उनके अंदर जो पाए जाते हैं वो भी क्या हो सकते हैं, बिल्कुल रिजेंबल हो सकते हैं, लेकिन एलील्स और वो भी सेम लोकेशन पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि अलग अलग लोकेशन क्या है आपको देखने को मिलती है एलील्स की। अब आते हैं आज के जो क्वेश्चंस हैं, जो इसके अलावा 25 तक हमने कर लिए थे कल, तो 25 के अलावा अभी फिलहाल हमारे पास 15 क्वेश्चंस और हैं, और ये जो 15 क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट वन है कि याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम के अंदर कई बार पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, यहाँ पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कॉन्सिक्वेंट टू क्रॉसिंग ओवर इज ए सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पूछा भाई, कौन सी स्टेज के अंदर आपको देखने को मिलेगा, बताया था ना क्रॉसिंग ओवर कहाँ होती है, आप कहेंगे पैकेटिन, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पैकेटिन हो जाएगा। प्रोफेज 1 में होता है पैकेटिन, याद रखना इस चीज का। अच्छा, इसको तो देख के ही बता दोगे आप कि ए बी सी डी, ए को हम क्या कहेंगे, बी को क्या कहेंगे, सी को क्या कहेंगे और डी को क्या कहेंगे। सबसे आसान क्वेश्चन है। तो ए तो हमारा क्या हो जाएगा, जी नोट फेज हो जाएगा, और यहाँ पर बी क्या होगा, जी1 फेज, और सी क्या होगा यहाँ पर एस फेज, और डी क्या हो जाएगा, जी2 फेज। ठीक है भाई, तो आंसर क्या हो गया हमारे पास 27 का ए आंसर क्या है आपका यहाँ पर हो जाएगा। देख लो ऐसे क्वेश्चन भी क्या है पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द सेल साइकिल। आपको बताना है सेल साइकिल के रिगार्डिंग कौन सी बात यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो कौन सी बात बिल्कुल सही है, तो क्या यहाँ जीवन फेज द अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड डीएनए गेट डुप्लीकेटेड, नहीं भाई डीएनए तो डुप्लीकेट होता ही नहीं है यहाँ पर। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होती है, क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाते हैं, नहीं क्रोमोसोम नंबर हमेशा सेम रहते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। डीएनए रेप्लिकेशन एंड डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल्स एस फेज में होता है विद हिस्टोन सिंथेसिस, ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले में कहा है डीएनए अमाउंट इज डबल्ड एंड क्रोमोसोम नंबर इज डबल्ड जी2 फेज, गलत। जी2 फेज में कभी भी क्रोमोसोम नंबर और डीएनए अमाउंट डबल नहीं होती है। तो इसका मतलब डीएनए अमाउंट कहाँ डबल होती है, तो आप बताएंगे कहाँ होती है भाई, तो आप कहें एस फेज के अंदर क्या है आपको ऐसा देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो देखिए रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन।
द प्लॉइडी नंबर ऑफ द सेल डबल्स ड्यूरिंग एस फेज, प्लॉइडी नंबर जो सेल की होती है वो डबल हो जाती है इन द एस फेज। क्या ये बात बिल्कुल सही है? तो आप कहेंगे नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। द डीएनए कंटेंट ऑफ द सेल्स रिमेन द सेम ड्यूरिंग एस फेज, ये भी गलत है। एस फेज में डीएनए कंटेंट कभी सेम नहीं रहता, डबल हो जाता है। इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर गलत है। इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं भाई। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर देखेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट फॉर द मियोसिस। मियोसिस के रिगार्डिंग आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सी बात बिल्कुल सही है, कौन सी स्टेटमेंट आपको यहाँ पर सही देखने को मिलेगी। मियोसिस ये डबल डिवीजन इट गिव्स राइज टू 4 सेल्स, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दोनों देखने को मिलते हैं। द सेल्स अंडरगोइंग मियोसिस में बी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, जो सेल्स है वो या तो मियोसिस होगा या फिर में बी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, तो ये गलत होगा। तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। नो बुक स्टेट इज रिकॉर्डेड, क्या यहाँ कोई बुक स्टेज आपको देखने को मिलेगी? तो नहीं। पेयरिंग ऑफ साइनेप्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, हाँ जी ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब 1 और 4 देख लीजिए कहां पर है। तो भाई 30 का आंसर हो जाता है फर्स्ट एंड फोर्थ। आपका ये आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट चलिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ डायग्रामेटिक वे में आपको दिखा रखा है, आप देख सकते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शंस व्हिच आर करेक्टली रिप्रेजेंट द स्टेज एनाफेज 1 फॉर क्रोमोसोम नंबर 2n = 4। तो बताइएगा 31 का आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? तो आपको यहाँ नजर आ रहा होगा बी, क्योंकि यहाँ होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स है ना वो सेपरेट होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, यहाँ पर सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। और ये कौन सा है, एनाफेज सेकंड का है, ये एनाफेज सेकंड का हो जाएगा, ठीक है भाई। और यहाँ पर भी क्या है, ये एनाफेज है, क्या है जी, एनाफेज, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 32 क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन के ऊपर, माइटोटिक एनाफेज डिफर फ्रॉम द मेटाफेज इन प्रोसेसिंग। तो आपको बताना है कि जो माइटोटिक एनाफेज है ना वो मेटाफेज से डिफर है। किस तरीके से डिफर है? तो भाई पहला ऑप्शन दे रखा है कि सेम क्रोमोसोम ऑफ सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड सेम नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स, गलत हो जाएगा। हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड हाफ नंबर, ये भी गलत है। हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड सेम नंबर ऑफ, ये भी गलत है। सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड हाफ नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। 32 का आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, डी हो जाएगा। 33 क्वेश्चन नंबर 33 आप देख रहे होंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की इवेंट ऑफ द एनाफेज ऑफ द माइटोटिक डिवीजन। आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा की इवेंट आपको देखने को मिल रहा है एनाफेज के अंदर ऑफ द माइटोटिक डिवीजन। तो पहला ऑप्शन दे रखा है, क्रोमोसोम्स आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड थ्रू स्पिंडल फाइबर्स टू द बोथ पोल्स। क्या ये बात बिल्कुल सही है? तो आप कहेंगे ये बिल्कुल गलत है। सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड्स सेपरेट, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाते हैं और क्रोमैटिड्स क्या होते हैं यहाँ पे सेपरेट होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब 33 का जो आंसर है वो आपका बी रहेगा। अगला दे रखा था यहाँ पे, क्रोमोसोम क्लस्टर एंड अपोजिट स्पिंडल पोल एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट, कभी भी नहीं होगा भाई ऐसा, ठीक है भाई। तो इसका मतलब बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। 34 डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 इज कैरेक्टराइज्ड बाय। डिप्लोटीन स्टेज जो है प्रोफेज 1 की, उसको हम कैरेक्टराइज करते हैं यहाँ पर डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स या सेपरेशन ऑफ साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ द क्रॉसओवर या फॉर्मेशन ऑफ एक्स शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड द कियास्मेटा या फिर ऑल ऑफ दीज। तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही है। किसके लिए? डिप्लोटीन स्टेज के लिए। नेक्स्ट है 35 क्वेश्चन, 35 सॉरी, जीवन फेज ऑफ द सेल साइकिल इज यूजुअली एब्सेंट इन। जीवन फेज जो सेल साइकिल है वो एब्सेंट रहती है किन के अंदर, कौन सी सेल्स में एब्सेंट रहती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से जवाब दीजिएगा। हेला सेल्स इन क्लस्टर या सॉरी हेला सेल्स इन कल्चर, सेनिसेंट फिब्रोब्लास्ट सेल्स या अर्ली क्लीवेज स्टेज सेल्स या इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल। जीवन फेज क्या रहती है, एब्सेंट रहती है, ध्यान रखिएगा। 35 का जो सही जवाब होगा वो क्या है, अर्ली क्लीवेज स्टेज सेल्स। जो क्लीवेज सेल्स होती है ना, जैसे कि भाई जाइगोट से क्या बनेगा, 2 जाइगोट से क्या बनेगा, 2 सेल स्टेज, फिर 4 सेल स्टेज, फिर 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज, उन कंडीशंस में क्या है, जीवन फेज एब्सेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 36, swollen bead like areas considered to be genes can be observed on the chromosomes। भाई देखो, सबसे पहली बात तो क्रोमोसोम बड़े-बड़े आपको नजर आएंगे, और क्रोमोसोम जब बड़े-बड़े नजर आएंगे तो इसका मतलब वहां पर इजीली हम क्या है, जीन्स को देख सकते हैं। तो कौन सी स्टेज में देखने को मिल सकता है भाई ऐसा? तो आप कहेंगे लिप्टोटीन के अंदर आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 37,
इंटरफेज इज द पीरियड इन विच द सेल हैज स्टॉप्ड इट्स ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ऐसा नहीं होता। अच्छा, इसके अलावा इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव बट ग्रोज इन साइज, ये भी गलत है। हैज कैप्ट अप मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बट नॉट डिवाइडिंग, याद रखिएगा इंटरफेज एक ऐसा पीरियड है जहां पर जो सेल है ना, वहां क्या होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज तो होती रहती हैं लेकिन वो डिवाइड नहीं करती हैं। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, इन विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल न्यूक्लियस बिकम बिगर, आपको बताना है कौन सी स्टेज में न्यूक्लियस बड़ा हो जाता है। न्यूक्लियस क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो कौन सी स्टेज में, तो आप कहें जी एस फेज के अंदर आपको ऐसा देखने को मिलेगा। 38 का क्या हो जाएगा यहाँ पर सी। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पर जो डीएनए कंटेंट है वो डबल हो जाता है ना, इसलिए क्या होता है, न्यूक्लियस का जो साइज है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 39, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, फिर इसके बाद एक क्वेश्चन है, उसके बाद आज का सेशन क्या हो जाएगा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देयर आर 14 क्रोमोसोम्स इन ईच सेल, भाई 14 क्रोमोसोम है हर सेल में, एंड 2C डीएनए आफ्टर एम फेज इन ए प्लांट, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉलोइंग टेबल। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट क्या है आपको यहाँ पर बतानी होगी। ठीक है, बताएं। 39 की अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पर देखो जीवन है, 14 क्रोमोसोम रहेंगे, 2C कंटेंट है, ठीक है। एस फेज में डबल हो जाएंगे क्या क्रोमोसोम नंबर, तो आप कहेंगे डबल तो नहीं होंगे, डबल नहीं होंगे, तो इसका मतलब 14 ही रहना था यहाँ पर, और ये 4C तो बिल्कुल ठीक रहा। लेकिन इसका मतलब बी ऑप्शन आपका क्या हो गया यहाँ पर रॉन्ग हो गया। तो बी देख लो कहाँ का दे रखा है, ए और बी, मतलब ये दोनों ऑप्शन हमारे गलत हो गए। ठीक है, सी देखते हैं। G2 फेज में क्रोमोसोम नंबर 14 रहेंगे, बिल्कुल सही, और 4C अमाउंट हो जाएगी, ये भी ठीक है। एम फेज में 14 क्रोमोसोम नंबर है और 2C डीएनए कंटेंट है, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब ए, सी और डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई। भाई आपसे कोई अगर मतलब पूछे क्या क्रोमोसोम नंबर डबल होता है क्या एस फेज में, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको समझाया था कि एस फेज में कभी भी क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं होते हैं, यहाँ डीएनए कंटेंट डबल होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का, और इस लास्ट क्वेश्चन में मैं आपको बताता हुआ चलूं, आपसे पूछा है कि मियोसिस के एसेंशियल फीचर्स कौन कौन से हैं। एसेंशियल फीचर्स ऑफ मियोसिस, 2 सक्सेसिव डिवीजन, लेकिन कोई डीएनए रेप्लिकेशन आपको देखने को नहीं मिलती है सेकंड डिवीजन के दौरान, तो ये बात बिल्कुल सही। क्रॉसिंग ओवर होता है, हाँ जी होता है। कौन सी स्टेज में होता है, प्रोफेज 1 में। प्रोफेज 1 में भी कहाँ, तो आप कहेंगे पैकेटिंग के अंदर होता है। क्या फॉर्मेशन ऑफ कियाजमेटा, हाँ जी भाई कियाजमेटा की फॉर्मेशन भी क्या है आपको देखने को मिलती है। कहाँ मिलती है, कौन सी स्टेज में मिलती है, तो आप कहेंगे प्रोफेज 1 में, और प्रोफेज 1 में भी कहाँ, तो डिप्लोटीन के अंदर आपको ऐसा देखने को मिलेगा। इसका मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड सारे के सारे ऑप्शन क्या है आज यहाँ पर क्या रहेंगे, करेक्ट रहेंगे। तो ये था आज का सेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जरूरतमंदों लोगों के पास ये ज्यादा से ज्यादा वीडियो पहुंचे। और मैं आपको बता दूं, मेरे इस YouTube चैनल के ऊपर चाहे कोई भी एग्जाम हो आपका, चाहे KVS हो, NVS हो, है ना, या फिर आप चंडीगढ़ की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप HSSC स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारे के सारा जो कंटेंट जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्या है यहाँ पर प्रोवाइड हो रहा है। और मैं आपको ये बता दूं इंपॉर्टेंट 1 क्वेश्चंस क्या है आप लोगों को यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि भाई और बेटर तरीके से हम आपको यहाँ पर प्रेजेंट करें, तो आप सजेशन हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं, ताकि हम अपने अंदर और सुधार करके थोड़ा सा और अच्छे तरीके से क्या है आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकें। तो आज के लिए इतना ही काफी है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।